एडू वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपके लिए कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनके गलत होने के चांस आपके ज्यादा होते हैं। तो उन क्वेश्चन के लिए हमने नर्सिंग ऑफिसर बुलेट्स बनाए हैं जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीएचओ एनएचएम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचओ एग्जाम्स के लिए यहाँ पे एनएचएम और सीएचओ एग्जाम्स के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A pediatric nurse is performing a routine assessment of 1 month old infant during a well baby visit at primary care clinic। एक पीडियाट्रिक नर्स है जो परफॉर्मिंग कर रही है रूटीन असेसमेंट। वहां पे एक बच्चा आता है इन्फेंट 1 month old। द इन्फेंट्स मदर रिपोर्ट नो कॉन्करेंट एंड स्टेट दैट द बेबी हैज बीन फीडिंग वेल। बेबी हैज बीन फीडिंग वेल हैड रेगुलर बॉयल मूवमेंट। कि जो बच्चे की मदर है वो बोल रही है कि बच्चा फीडिंग अच्छी तरीके से कर रहा है, रेगुलर रेगुलर बॉयल मूवमेंट है। अपॉन असेसमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग फाइंडिंग्स वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय नर्स। सेलेक्ट ऑल डेटा अप्लाई। मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाले हैं कि कौन सी जो फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे अबनॉर्मल होने वाले हैं जिनके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नर्स कौन सी फाइंडिंग करके ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। ऑप्शन ए की अगर अपन बात करें ऑप्शन ए की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन ए एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। तो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बच्चों के अंदर कॉमन होता है। इरेगुलर ब्रीथिंग रेट, तो इरेगुलर ब्रीथिंग रेट है वो बच्चों के इन्फेंट के अंदर कम नॉर्मल मानी जाती है। इन्फेंट की जो एज क्राइटेरिया वो क्या होता है, इन्फेंट का एज क्राइटेरिया 1 month to 1 year। 1 month to 1 year के बच्चे को यहाँ पे इन्फेंट बोला जाता है। एटलीस्ट 28 डेज से भी 28 डे ही काम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग है। इरेगुलर ब्रीथिंग रेट, ये नॉर्मल फाइंडिंग, तो इरेगुलर ब्रीथिंग रेट 30 से 60 बीट पर मिनट यहाँ पे रेगुलर ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन्फेंट के अंदर कंसिडर की जाती है। इंस्पायरिंग ग्रंट है। इंस्पायरिंग ग्रंट की अगर हम बात करें, इंस्पायरिंग ग्रंट है ये यहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसकी ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज हार्ट रेट विथ क्राइंग। तो बच्चे की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज, जो बच्चे की हार्ट रेट है यहाँ पे बीट पर मिनट ब्रीथ पर मिनट आएगा। रेस्पिरेशन को हमेशा ब्रीथ पर मिनट के अंदर काउंट किया जाता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट विथ क्राइंग, तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो बच्चे की जो हार्ट रेट है इन्फेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। बच्चे की नॉर्मल नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है इन्फेंट की वो 120 से 160 बीट पर मिनट कंसिडर की जाती है। नेजल फ्लेयरिंग है, यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। इसके नेजल फ्लेयरिंग का मतलब कि जो नोस्ट्रिल है वो यहाँ पे फ्लेयरिंग हो रही है। वहां पे बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशन रेट, बच्चा जो सांस ले रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए नेजल फ्लेयरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। एफ ऑप्शन की बात करें यहाँ पे साइनोसिस, तो साइनोसिस कभी भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होगी। साइनोसिस मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसकी स्किन का कलर वो ब्लूइश कलर होने लग जाता है। ऑप्शन जी की बात करें यहाँ पे एसिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एग्जाम्पल है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। जहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर आएगा। इरेगुलर ब्रीथिंग रेट नॉर्मल फाइंडिंग आएगी, और इंक्रीज हार्ट रेट विथ क्राइम ये नॉर्मल फाइंडिंग है। यहाँ पे ए बी और डी है वो नॉर्मल फाइंडिंग है, बाकी सब है वो अब नॉर्मल फाइंडिंग। इंस्पायरेटिक ग्रंट है, ये भी एक तरह की अबनॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अंदर बच्चों को मतलब कि जो बच्चे का रेस्पिरेशन का जो पाथवे है, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे पे उसके अंदर एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है एक तरह से। तो ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से होता है, मोस्टली ग्लोटाइटिस भी इसका एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपन को देखना है कि यहाँ पे सी ऑप्शन अबनॉर्मल है, यहाँ पे ई ऑप्शन भी यहाँ पे अबनॉर्मल माना जाएगा।
एफ ऑप्शन है ये भी अब नॉर्मल आएगा, और यहाँ पे जी ऑप्शन है ये भी आए अब नॉर्मल के अंदर आएगा। मतलब इन कंडीशन के अंदर इस नर्स को है वो अदर फाइंडिंग के यहाँ पे अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी, ई, एफ एंड जी, यहाँ पे ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है ये ऑप्शन, डी में यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी जाने वाला है। फर्दर अपन एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन में फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने बताया ई, सी, ई, एफ एंड जी। यहाँ पे देखते हैं कि सी भी यहाँ पे, ये सी यहाँ पे रॉन्ग फाइंडिंग होगी, मतलब यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी नहीं जाएगा, नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है सी। बात करते हैं कि ऑप्शन सी ग्रंटिंग, ये मैंने बताया कि ग्रंटिंग जो है वो ग्लोटाइटिस की वजह से हो सकती है। इसका आप एक्सप्लेनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेजल फ्लोरिंग मैंने बताया कि ये बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन लेने के अंदर, तो उसके अंदर नेजल फ्लोरिंग देखने को मिलता है। एफ ने साइनोसिस बताया जो कि ब्लूज डिस्कलेशन मैंने बताया कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड के अंदर, तो साइनोसिस कंडीशन अगर एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट भी यहाँ पे इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल रेस्पिरेशन नॉर्मल फाइंडिंग होती है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर, इंटरकोस्टल स्पेस फुली डेवलप नहीं होती, इस वजह से वहां पे देखने को मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे न्यू बॉर्न रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न मैंने बताया 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, जो कि शॉर्ट पीरियड होता है जिसके अंदर अपने भी 15 सेकंड का हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है इंक्रीज हार्ट रेट इज नॉर्मल फाइंडिंग विथ एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्राइंग फ्लक्चुएशन हार्ट रेट फ्लो द चेंजेस इन न्यूबॉर्न बिहेवियर स्टेट क्राइंग मूवमेंट ऑफ वाकफुलनेस क्रॉसपॉन्ड टू इंक्रीज हार्ट रेट। जो जो बच्चा एक्टिविटी करता है उनके अंदर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, तो वो एक नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है। क्वेश्चन सेकंड की अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विथ रैशनल के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को हूबहू देखने को मिलेंगे। गारंटीड बात है कि आपको ये एमसीक्यू बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा प्रूव करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ए नर्स एडमिनिस्टर मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड एट्रोफिन सल्फेट 0.4 mg promethazine hydrochloride phenargan 50 mg IM to a preoperative client. List the order in which the nurse must carry out the following action prior to administer of preoperative medication। कि एक जो पेशेंट है वो एडमिनिस्ट करने वाले मेप्रिडिन एक क्या है, मेप्रिडिन एक एनाल्जेसिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि सीवियर पेन के अंदर काम में आती है। एट्रोफिन सल्फेट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। जो एट्रोफिन सल्फेट है वो क्या करती है, इंक्रीज हार्ट रेट करती है। इसके अलावा क्या करती है, ड्राई माउथ करती है। एट्रोफिन जो सल्फेट है वो भी ये आई आई के अंदर यूज की जाती है। तो ये सारी मेडिसिन है, ये बहुत ही यूजफुल है। प्रोमेथाजाइन ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग के अंदर यूज किया जाता है, एंटी एलर्जिक के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग को भी यहाँ पे ये स्टॉप करती है। एंटीस्टामिन का भी ये काम करती है यहाँ पे प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोरोफेनार्गन जिसको बोला जाता है। सेडेशन भी है, जो भी एंटीस्टामिन होते हैं उनका साइड इफेक्ट सेडेशन का भी होता है। तो ये प्री ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है मेडिसिन, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नर्स पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी। तो यहाँ पे देखिए हैव द क्लाइंट एम्प्टी ब्लैडर पहले द कॉल वे, यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है एक तरह से, लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो वो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हैव द क्लाइंट एम्प्टी ब्लैडर, ए ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे, कि जो पेशेंट है उसको सर्जरी से पहले एम्प्टी ब्लैडर करवाना जरूरी है। क्योंकि अगर सर्जरी मान लो कि कोई भी पहले की सर्जरी वगैरह करनी होगी तो उसके अंदर ब्लैडर फुल होगा तो ब्लैडर के अंदर इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन होने वाला है, उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन ए बेड, पेशेंट को
इंस्ट्रक्ट करना है कि बेड के अंदर ही रहना है। मतलब अगर पेशेंट को दवाई लगा देंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर देंगे, तो पेशेंट को डिजीनेस वगैरह कुछ हो सकती है, जिससे कि पेशेंट अगर घूमता रहेगा, बेड पे नहीं रहेगा या कहीं वॉशरूम वगैरह जा रहा है, तो वहां पे वो गिर सकता है और उसको इंजरी हो सकती है। सेकंड नंबर पे ये हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे राइज द साइड रेल ऑन द बेड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड नंबर पे आने वाला है प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग। नोसेट में इस बार प्रायोरिटी बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन जो बी है यहाँ पे 4 नंबर पे आने वाला है। ऑप्शन बी 4 नंबर पे आने वाला है। 4 नंबर पे आने का जो कि जो कोल बेल होती है, जो पेशेंट के बेड के पास होती है, जो कि पेशेंट अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है, नर्सिंग ऑफिसर किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रहा है, उस टाइम उस पेशेंट को अगर किसी दूसरे चैम्बर के अंदर पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कोल बेल को दबा देगा। तो कोल बेल ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि पेशेंट की पहुंच के पास में हो, जिससे कि वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बेल को बजा सके और नर्सिंग ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है वो पेशेंट को अटेंड कर सके और किसी बड़ी अनहैपनिंग को टाला जा सकता है। अगर मोर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे है द क्लाइंट एम्प्टी ब्लैडर फर्स्ट स्टेप प्रोसेस टू हैव क्लाइंट प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। If the client does not have a catheter, it is important to empty the bladder before receiving preoperative medication to prevent bladder injury, especially in pelvic surgery. Catheter on indwelling catheter may be ordered to ensure bladder empty. Catheter भी लगाया जा सकता है पेशेंट को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए। दो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन की बात करें, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट रिमेन इन बेड, बेड के अंदर ही रहना है पेशेंट। प्री मेडिकेशन कैन कॉज ड्राउनेस एंड लाइट हेडेकनेस। पेशेंट को ड्राउनीस हो सकता है, लाइट थोड़ा हेडेक हो सकता है, विच में पुट द क्लाइंट एट रिस्क ऑफ इंजरी। इससे पेशेंट रिस्क फॉर इंजरी के अंदर आ जाएगा। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन में राइज द साइड रेल ऑन बेड। राइजिंग द साइड रेल ऑन द बेड हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल फॉल इंजरी व्हेन द क्लाइंट डिसाइड टू गेट आउट ऑफ द बेड विदाउट असिस्टेंट। अगर पेशेंट बिना किसी हेल्प के बाहर जाने की कोशिश करेगा बेड से, तो उसको इंजरी होने से साइड बेड की जो साइड है वो बचाती है। पहले द कॉल बेल विच रीच कैन कॉल शुड ऑलवेज बी विद इन द रीच ऑफ ए क्लाइंट। तो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने डील किया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे। तो होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल आपको एमसीक्यू अच्छे लग रहे हैं, आपको एमसीक्यू लग रहा है कि आपके लिए एमसीक्यू इंपोर्टेंट हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। 32-year-old प्रेग्नेंट वुमेन कम टू द क्लिनिक फॉर हर पेरेंटल विजिट, प्रीनेटल विजिट। तो अगर ओपीडी में आ गई है, क्लिनिक में आ गई है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट तो है ये, तो जी यहाँ पे 1 हो गया, ग्रेविडा यहाँ पे 1 हो गया, आते ही 1 हो गया। आपको ये हमेशा याद रखना है। अगर क्लिनिक में आ गई तो क्लिनिक में प्रेग्नेंट है, प्रीनेटल के लिए विजिट के लिए आई है, तो यहाँ पे ग्रेविडा 1 तो हो गई, ग्रेविडा यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद नर्स गैदर अ डाटा अबाउट हर ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री विच इंक्लूड 3-year-old ट्विन एट होम। कि उसके घर पे 3 साल के बच्चे हैं जो कि ट्विन हुए थे। हिस्ट्री उस नर्स ने कलेक्ट की, गैदर का मतलब कलेक्ट भी होता है। तो ग्रेविडा यहाँ पे अगर घर पे बच्चा है, ट्विन है 3 साल पहले, तो ग्रेविडा यहाँ पे प्लस 1 और हो गई। प्रेग्नेंट हुई थी तभी उसका बच्चा हुआ, जो भी ट्विंस हुआ उससे कोई मतलब नहीं, ट्विंस हुआ हो या ट्रिपल हुआ हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ए मिसक्रेज 10 year ago at 12-week gestation। 10 साल पहले एक जो मिसक्रेज हो चुका है, तो मिसक्रेज हुआ है मतलब ग्रेविडा 1 हो रहेगा, मतलब वो टोटल 3 बार प्रेग्नेंट हुई है। अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वुड द नर्स एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट दिस। कि ग्रेविडा 4 है, पैरा 1 है। पैरा क्या होता है, पैराटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पैराटी होती है अगर बच्चा 20 गेस्टेशन अबोव 20 वीक,
20 वीक से ज्यादा अगर वायबिलिटी वायबिलिटी बोला जाता है इसको, कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है और 20 वीक से ज्यादा बच्चे को कंसिडर कर लेती है, बच्चा 20 वीक से पहले मिसकैरेज नहीं होता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पैरिटी या फिर वायबिलिटी क्रॉस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसकी पैरिटी क्या होगी, ग्रेविडा तो 3 होगी, पैरिटीज की अपन बात करें तो पैरिटी यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है कि 3 साल के 2 ट्विंस है, 3 साल के 2 ट्विंस है। यहाँ पे पैरिटी कितनी हो गई, पैरिटी यहाँ पे 1 हो गई। पैरिटी वही है कि कितने बच्चे 20 वीक की प्रेगनेंसी को क्रॉस कर पाए सक्सेसफुली। अगर 20 वीक की जगह 18 वीक में वे मिसकैरेज हो गए तो यहाँ पे पैरिटी 0 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 20 वीक या 20 वीक से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 12 वीक दिया गया था, इसलिए यहाँ पे पैरिटी पैरिटी ट्विंस हो गया, तो ट्विंस की वजह से पैरिटी 1 आई। 12 वीक से पहले मतलब 20 वीक से पहले गेस्टेशन की पहले ही मिसकैरेज हो गया, 20 वीक से पहले मिसकैरेज हो गया, तो यहाँ पे पैरिटी +1 नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस पहले वाला 1 ही रहेगा। अगर ये 20 वीक क्रॉस कर जाता तो डेढ़ छोटे यहाँ पे पैरिटी 2 हो जाती। तो आपको याद रखना है पैराइट ग्रेविटा 3 और पैरा 1 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो बी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे डेरे शोर यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है डी, ग्रेविडा 3 पैरा 1। मोर एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो ग्रेविडा इज द नंबर ऑफ कंफर्म प्रेगनेंसी एंड ईच प्रेगनेंसी इज ओनली काउंटेड 1 टाइम। कि ग्रेविडा कितनी है, तो ग्रेविडा अपन वही करेंगे कि उसका प्रेगनेंसी कितनी बार कंफर्म हो चुकी है। तो जो अपना केस था उसके अंदर 3 बार प्रेगनेंसी कंफर्म थी, तो वो 3 बार ग्रेविडा 3 होगी। इवन इफ द प्रेगनेंसी बाद मल्टीपल गेस्टेशन ट्विंस ट्रिपल, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरा या पैराटी की अपन बात करें तो पैराटी इंडिकेट क्या करती है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैव रीच्ड वायबिलिटी 20 वीक regardless of whether the infant were born alive. Thus, for this woman, she is now pregnant, who had period pregnancy and 1 viable birth twins. मतलब अगर 20 वीक्स के बाद अगर स्टिल बर्थ या फिर फिटल मरा हुआ बच्चा भी अगर पैदा होता है तो वो भी पैरिटी के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था GTPAL, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जी मतलब ग्रेविडा होता है, टी मतलब ट्रिप प्रेगनेंसी कितनी हो गई उसकी, पैराइटी, ए मतलब अबॉर्शन, लाई मतलब लाइव बेबी। मतलब ये आपसे GTPL आपसे पूछा जाएगा तो आप अबॉर्शन उसमें लिखा होगा तो वो आपको करना है, जीवित बच्चे कितने वो करना है, पैराइटी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया होगा। टर्म प्रेगनेंसी 37 वीक से अगर ज्यादा होती है तो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर यूज की जाती कंसिडर की जाती है। जी मतलब ग्रेविडा जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट, बहुत ही आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं, आपको हर एग्जाम में देखने को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। A 15-year-old female with a history of depression is rushed for emergency department after ingesting 15 tablets of maximum strength acetaminophen 45 minutes ago in suicide attempt। एक 15 साल की फीमेल है जिसके अंदर डिप्रेशन की हिस्ट्री थी। उसने क्या किया कि जो 15 टैबलेट है एसिटामिनोफेन की, ये यहाँ पे खा ली है, और कब खाई है, इमरजेंसी में आने से 45 मिनट पहले इसने खा लिया है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की इसने कोशिश की है। बात करते हैं अपन आगे। द पेशेंट वाइटल साइन आर स्टेबल, पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो यहाँ पे स्टेबल बता रहे हैं, बट सी इज विजिबली एंजियस एंड टीयरफुल, वो एंजियस है, एंजाइटी से भरी, टीयरफुल मतलब रो रही है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज रिटन सेवरल ऑर्डर to manage the situation, which of following orders should the nurse prioritize and carry out first। कि जो नर्सिंग जो वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमेशा डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर मेन्यू ऑर्डर्स लिख रहा है, तो नर्स इनमें सबसे पहले कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी,
प्रायोरिटी कौन से ऑप्शन को यहाँ पे सबसे पहले नर्स क्या करेगी। ऑप्शन ये दिया गया है परफॉर्म गैस्ट्रिक लावेज। गैस्ट्रिक लावेज यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तो गैस्ट्रिक लावेज यहाँ पे नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक लावेज किया जाता है आफ्टर 1 hour ऑफ इंगेस्टेशन। 1 घंटे के बाद किया जाता है गैस्ट्रिक लावेज। एडमिनिस्टर एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोसिस्ट ओरली। आपको पता होना चाहिए कि एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या होता है। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या होता है। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो ये पेशेंट को आगे देखते हैं, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है, स्टार्ट एन आईवी विथ डेक्सट्रोड 5% एंड 0.33 नॉर्मल सलाइन। तो यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि उसको फ्लूइड डिफिशियंसी थोड़ी है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होने वाला है। हैव द पेशेंट ड्रिंक एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स्ड विथ वाटर। तो यहाँ पे एक्टिवेट चारकोल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग साबित कर दिया अपन ने, तो राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है बी। राइट आंसर जाएगा बी, एडमिनिस्टर एसिटाइलसिस्टीन ओरली। तो ये क्यों देंगे, क्योंकि ये एंटीडोट होता है, एंटीडोट ऑफ पीसीएम एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो अगर पेशेंट एसिटामिनोफेन खाए तो उसका एंटीडोट देंगे ना, ताकि लावेज गावेज करने के चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है। एंटीडोट देंगे तो एंटीडोट जाके उसकी लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी एसिटामिनोफेन की उसको कम करेगा। नेक्स्ट अपन इसका मोर रैशनल देखते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी administer acetylcysteine orally. Although gastric lavage can help remove the remaining acetaminophen from the stomach, it is not priority intervention in this situation. Administering the antidote should be primary focus on toxic effect of acetaminophen on liver. Acetylcysteine is antidote for acetaminophen toxicity and should be administered soon as possible to maximum effectiveness in preventing liver damage. गैस्ट्रिक लावेज वगैरह किया जा सकता है, लेकिन वो प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पे नहीं होने वाली है। ऑप्शन ए की बात, गैस्ट्रिक लावेज इरिगेशन एस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लशिंग द स्टोमक with fluid and then aspirating the fluid back out. This process is done in life-threatening cases such as acetaminophen toxicity and only if less than 1 hour has occurred after ingestion. 1 घंटे के अंदर अंदर ये आपसे किया जा सकता है। मैंने वहां पे 1 घंटे से ज्यादा, लेकिन 1 घंटे से कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी while maintaining hydration keep when open is important for the overall management. The patient is not priority intervention this situation. Priority management. Option D की बात, activate charcoal can help bind and any remaining acetaminophen in the stomach, potentially reducing the absorption into the bloodstream. तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो एडमिनिस्टर एसिटाइलसिस्टीन यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे कि जो पेशेंट की जो एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ 68-year-old मेल विथ a history of hypertension and diabetes has undergone cardiac catheterization to evaluate potential coronary artery disease. एक 68 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री रही है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की रही है, जो कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए गया है। पोटेंशियल कोरोनरी आर्टरीज को एवालुएट, पोटेंशियल कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं उसका। ही इज ए नॉन एलर्जी टू आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट। उसको आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है, विच रिक्वायर्ड pre-medication with corticosteroid antihistamines. The procedure was successful, but the patient experienced brief hypotension during the administration of contrast material. कि प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा है, लेकिन जो पेशेंट है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान हाइपोटेंशन फील कर रहा था। उसके जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम उसको दे रहे थे उस टाइम
आगे बात करते हैं, पेशेंट हैज बीन ट्रांसफर टू कार्डिक सेटअप डाउन यूनिट फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के दो कार्डिक यूनिट के अंदर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, एंड द नर्स इज अवेयर ऑफ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन that can arise in initial 24 hours post procedure, which complications should be nurse monitor closely during this period। कि पेशेंट कार्डिक कैथराइजेशन का है, उसको पहले हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज हिस्ट्री रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसको पॉसिबिलिटी है, एलर्जी उसको आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट से एलर्जी है, पेशेंट सक्सेसफुल जो उसका प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल रहा है कि पेशेंट हाइपोटेंशन फील कर रहा है, तो कौन सा यहाँ पे नर्स है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नर्स क्लोजली मॉनिटर करेगी कार्डिक कैथेटर यूनिट पोस्ट केयर यूनिट के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया परसिस्टेंट एंजाइना डिस्पेक्ट बीइंग एट रेस्ट एंड रिसीविंग नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं होगी, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन पाई जा सकती है लेकिन ये प्रायोरिटी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन लीडिंग टू डिक्रीज पेरिफेरल पल्स एंड साइनोसिस। यहाँ पे पेरिफेरल पल्स एंड साइनोसिस आ गया प्लस में थ्रोम्बस आ गया, तो ये वो इसके मुकाबले ये ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन सी की अपन बात कर लें, डिजीनेस accompanied by sudden drop in blood pressure when standing। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो कि इतना डेंजर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। डी ऑप्शन अपन देखें, विजुअल डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विथ नो अदर सिम्टम्स। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो फ्लूइड की कमी से भी हो सकता है, फिर अदर सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है यहाँ पे बी, ये बहुत थ्रोम्बस फॉर्मेशन लीडिंग टू डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेस एंड साइनोसिस। की थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है कि कार्डिक कैथेटराइजेशन करते हैं, तो वहां की कार्डिक कैथेटराइजेशन करते तो नर्स को क्या करना होता है, नर्स को करना होता है कि जो डिस्टल पल्स होती हैं उनको वहां पे पेरिफेरल वहां पे मॉनिटर करना होता है। अगर पल्स है वहां पे थ्रोम्बस बन गया तो वहां पे साइनोसिस कंडीशन हो सकती है, वहां की पल्स भी वो डिक्रीज हो सकती है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। थ्रोम्बस फॉर्मेशन in the initial 24 hours after cardiac catheterization, the nurse should closely monitor for thrombus formation. Thrombus formation at the catheterization site can lead to serious complications such as decreased blood flow and extremity or embolization to other part of the body. While the other option, angina at rest, dizziness, and falling blood pressure, can be potential concurrent. Thrombus formation is the most critical complication to monitor during the immediate post procedure period। तो ये कॉम्प्लिकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर लिख के बताएं कि किस सिस्टम के आपको और एमसीक्यू चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।